वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, नए इंतखाबात कराए जाएं, 18वीं तरमीम पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं। मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान। अगले साल जनवरी में फैसला कुन लॉन्ग मार्च के दावे। नवाज शरीफ का धुआंधार खिताब। रियासत में रियासत और रियासत के ऊपर रियासत की बातें और सबसे बढ़कर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कयाम। अपोजिशन की कल APC की हाईलाइट्स यही हैं। नाज़रीन, बज़ाहिर ये APC इंतहाई कामयाब और अपोजिशन कुछ कर जाने के मूड में दिखाई दी, लेकिन जैसा दिखाई दे रहा है, क्या वाकई ऐसा है भी? हुकूमत के मुताबिक अपोजिशन की ये सारी दौड़ भाग अपने खिलाफ नैब केसेस को लेकर है और अपोजिशन सिर्फ NRO चाहती है। अलबत्ता यह भी देखना जरूरी है कि किसी जमात को हुकूमत से अलल ऐलान क्या मसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो 18वीं तरमीम के खात्मे के खिलाफ सरापा एहतजाज है, जिसका जिक्र साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में भी किया और यही जिक्र हमें APC के एलामिये में भी दिखाई दिया है। नून लीग की जानिब से देखें तो उनकी सफ़ों में इत्तेहाद की कमी दिखाई गई। मियाँ नवाज शरीफ जिस लाइन पर मुखातिब हुए, मियाँ शहबाज शरीफ का अंदाज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया। मौलाना फजल रहमान के लिए हुकूमत ही नाकाबिले बर्दाश्त है। वो पहले ही इस मकसद के हुसूल के लिए एक मार्च कर चुके हैं और अब अपोजिशन की इस्तीफों की शर्त पर आगे चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिलहाल इस मुतालिबे पर अपोजिशन अभी एक पेज पर दिखाई नहीं देती। ऐसे में सवाल यह है कि APC कितनी सूदबंद साबित होगी। लेकिन सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि वो अपोजिशन जो सेनेट में इतनी मजबूत थी कि चेयरमैन सेनेट को बआसानी हटा सकती थी, वहां वो अपोजिशन खुफिया वोट में नजर नहीं आई। फिर उसके बाद बजट भी पास करवा लिया गया हुकूमत की जानिब से। और क्या अब अपोजिशन ऐवान के अंदर इतनी मजबूत हो पाए कि वो स्पीकर या फिर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सके? वरना इस APC का क्या मकसद हो सकता है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मेहमान चौधरी जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफ्ताब जहांगीर साहब, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें स्टूडियो कराची में ज्वाइन किया है एंकर पर्सन अरबाब जहांगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब आपके वक्त का भी। सबसे पहले चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपकी APC कल तमाम अपोजिशन के जो बड़े लीडर्स हैं वो शामिल थे, बड़ी धुआंधार तकारीर हो गई, अगला लाया अमल का प्लान भी कर लिया गया। लेकिन सर, हुकूमत का खात्मा इस अपोजिशन का APC का बुनियादी तौर पर यह मकसद है कि ये सेलेक्टेड हुकूमत है, इससे हटाया जाए। वो मैकेनिज्म क्या है कि जिसके तहत इसको हटाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपका इंट्रो भी सुना और आप जिस अंदाज में सारी बातें तस्लीम करते हुए और फिर आपका ये जुमला कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं है, पता नहीं वो पेज कैसा है जिस पेज की आप तलाश में हैं और कौन से पेज पे सबको इस तरह से होना चाहिए। देखें, तमाम सियासी जमातें अपना अपना सियासी नुक्ता नज़र, अपना इंतखाबी एक पेज से मतलब ये है कि फिर आप रिजाइन कर दें, इस्तीफे दे दें। बेहतरीन तो कल तजवीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त थी। देखें, ये आपकी सोच। देखिए, आप तज्जिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, आप इस मुल्क के शहरी हैं। आपकी हर राय, आपका हर फिक्रा हमारे लिए जो है वो बड़ा काबिल एहतराम है। हम उसे सुनेंगे भी, उसके ऊपर गौर भी करेंगे। लेकिन इस बात का हक मुझे दे दीजिए बतौर सियासी कारकुन और बतौर सियासी जमात और फिर पूरी अपोजिशन को कि जब हम मिल बैठें, आपकी आरा दुरुस्त, आपके कहना दुरुस्त, लेकिन फैसला हमें करने दीजिए। बिल्कुल सर, फैसला तो आपने ही करना है। थोड़ी सी रिलैक्सेशन दीजिए, ये हमें मौका दीजिए कि हमने कब इस्तीफे देने हैं, कब हमने एहतजाज करना है, कब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कब हमने जलसा जुलूस निकालना है। एक चीज़ जो बहुत बुनियादी है, शायद लोग उसे और तरह से इंटरप्रेट करें, और मैं बतौर सियासी तालिब इल्म कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह ताला रहमत फरमाए उन पे और उनके दर्जात बुलंद करे, और भी जितने लोग वो सियासत से हैं या किसी और से जिन्होंने इस मुल्क में कोई भी किरदार अदा किया है, इस दुनिया से चले गए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा ने जब ये देखा कि हमें इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे के ख़िलाफ़
और उसके बाद ये तय हुआ कि हमने कुछ चीज़ों के ऊपर इकट्ठे रहना है बतौर सियासी जमातों के, और फिर हमें बहुत सारे ताने भी दिए गए, कल भी दिए जाते रहे। सही, आप भले जो मर्जी कहें, कहते रहें, आपका एक नुक्ता नज़र है। और उसके बाद कम अज़ कम इस मुल्क को, मुझे बतौर सियासी तालिब इल्म और सियासी कारकुन, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब की बनाई हुई चुनी हुई काफ लीग की हुकूमत थी, जिसमें शुजात साहब, शौकत अजीज़ साहब, जमाली साहब वज़ीर आज़म रहे, 5 साल पूरे किए, इसका क्रेडिट आप मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दीजिए। सही, असेंबली की मुद्दत 5 साल पूरी करना, ये मेरा बतौर वोटर राइट है कि मैं जिसे हक देता हूँ, भेजता हूँ वोट देके, वो 5 साल पूरे करे, वहाँ रहे, अपनी कारकर्दगी दिखाए। बिल्कुल सही है। फिर अगले टेन्योर में आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हम मिले भी, अलहदा भी हुए, और किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बने कि जो हुकूमत और असेंबलियां तोड़ने और गिराने के लिए हो। सर, वजीर आजम को गिराने के लिए तो मियां नवाज शरीफ की से अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे मेमो गेट स्कैंडल के मामले पे, गिलानी साहब को हटाने के लिए। वजीर आजम को गिराने के लिए नहीं, वजीर आजम को गिराने के लिए नहीं, वजीर आजम को गिलाने के लिए नहीं, जिस इशू पे गए थे वो उस इशू पे गए थे। और आइंदा भी बहुत सारे मुकदमात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें पार्टीज़ को आपस में इख्तलाफ होगा। ऐसा नहीं है कि कल अगर हम एक चीज़ पे इकट्ठे हुए हैं तो आइंदा हम किसी गलत चीज़ को गलत और सही को सही नहीं कहेंगे, कतई नहीं। जिन नुकात पे इकट्ठे हुए हैं उन पे हम इकट्ठे हैं, उनके अलावा हमारी अपनी पॉलिटिक्स, अपनी मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में भी चलें, वज़ीर आज़म को नहीं पूरे करने दिए गए 5 साल, लेकिन कम अज़ कम असेंबली ने 5 साल पूरे किए। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तब भी, और जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार 2013 में संभाला था तब भी, तब बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुखातिब किया और उनके घर गए, और तमाम सियासी रहनुमाओं के ज़रूरत क्या थी, एक सियासी लीडर, एक सियासतदान जनरल मुशर्रफ की झोली को फैला कर गया। सुन लीजिए भाई, मुझे सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए। वो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब गए कि मेरे मुल्क को सियासी इस्तेहकाम चाहिए। फिर जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो तब अपोजिशन लीडर ने भी कहा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि जनाब इमरान खान आगे बढ़िए, काम कीजिए, और जिन चीज़ों को में आप चाहते हैं कि कौम इकट्ठी हो, पार्लियामान के अंदर नुमाइंदे हैं कौम के, इनको साथ लेके चलिए, बैठिए और बात कीजिए, हमारे ऊपर केस बनाइए, हमें नैब में तलब कीजिए, हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तलब कीजिए, कोई उसके ऊपर ऐसी बात नहीं। लेकिन जो करने का काम है कौमी असम्बली का वो तो कीजिए। लेकिन इमरान खान साहब को और मौजूदा हुकूमत को वो बात भी पसंद ना आई। सही, चले मैं फिर मैं आफ्ताब जहांगीर साहब से बात कर लें। आपसे सर बैक टू बैक सवाल भी हो गए। आफ्ताब जहांगीर साहब, अपोजिशन की कल एपीसी तो बहुत तगड़ी थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तमाम जमातें, तमाम कायदीन बड़े ज़बरदस्त और एग्रेसिवली हुकूमत के खिलाफ उठे हैं, तो फिर अब आपकी हुकूमत क्या करेगी? अब तमाम अपोजिशन जमातें उनके खिलाफ हैं, तो अब मान लीजिए उनकी बात मुस्ताफ़ी हो जाएगी, वो कह रहे हैं सिलेक्टेड हुकूमत को वो घर भेजेंगे। 17 साल की उम्र से मैं सियासत के अंदर हूँ और मैंने यहाँ पर देखा, मैंने वो तहरीकें भी देखी, 9 सितारों की भी देखी, MRD की भी देखी, ARD की भी देखी, और कल मैंने एक नया अलायंस देखा, पाकिस्तान डिज़ास्टर मूवमेंट का। मैंने एक अलायंस, सर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम बदल रहे हैं के अंदर। अच्छा, वो तो मैं इनका जो इरादा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। ये पता नहीं मूवमेंट्स कितनी दफ़ा बनती रही हैं, क्या कुछ होता रहा है, ये सब चीज़ें आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है। मैं ये कह रहा हूँ कि जी कल ही की जो इनकी APC है उसके अंदर आप ये देखें, एक शख्स जो कि मुल्क से भागा हुआ है, जिसको अदालतें बुला रही हैं, आज भी आपको पता है कि हाई कमीशन ने उनके वारंट्स उनको दिए, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, ईमेल के ज़रिए भेजे गए हैं। कल अदालत ने, वही अदालतें जब इनके हक़ में फ़ैसला देती हैं तो ये बाहर मिठाइयाँ बांटते हैं, खुश होते हैं, और वही अदालतें जिसका चीफ़ जस्टिस, मुझे कंडम ना लगे, लेकिन वही अदालतें जब वो चीफ़ जस्टिस बनने से पहले, जज बनने से पहले तहरीकों का हिस्सा रहा क्या करते थे, उस वक्त वो वकला रहनुमा थे। जब वो बुलाते हैं इनको तो ये वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, उन पर एतमाद नहीं है। कल ही इनके एक लीडर ने कहा कि जी ये इदारों की है। कल उन्होंने अपना खुद एक्सेप्ट किया कि जितनी भी इलेक्शंस होते हैं वो पहले से तैयारशुदा होते हैं। इसी तरह 2013 का इलेक्शन था जिसके अंदर उस वक्त के सारे अपोजिशन लीडर बेशमूल मौलाना फजलुर रहमान और अचकज़ई साहब और पीपल्स पार्टी सब ने खड़े होकर असम्बली के अंदर कहा कि ये सदी का सबसे बड़ा धांधलीशुदा इलेक्शन है। लेकिन जब उन सबको उनका बराबर का हिस्सा मिल गया
तो वो खुश हो गए। इसी तरह उसके बाद जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बेनज़ीर साहिबा के साथ वे नवाज शरीफ ने, लेकिन पिछले इलेक्शन में क्या हुआ कि पिछले इलेक्शन में ये कहा गया, वो क्लिप्स भी आप लोग सोशल मीडिया में देखते हैं जो चलते हैं, एक तरफ नवाज शरीफ की तकरीरें, एक तरफ बिलावल की तकरीरें, एक तरफ जरदारी की तकरीरें, किसी को वो पेट फाड़ते हैं, किसी को वो रोडों पे घसीटते हैं, उनको चीटर कहते हैं, उनको मुल्क का सबसे बड़ा लूट मार का गैंग का सरबराह कहते हैं। वो तो आपसी उनके इख्तिलाफ हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम तो जमहूरियत बचाने के लिए इस वक्त हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए। आप सुन लें, इनकी मैंने जाफर भाई की बात पूरी सुनी है, मुझे भी मौका दे दें। जी जी। तो ये सब कुछ होने के बावजूद कल इन्होंने कहा कि जी एक का एजेंडा ये एक 18वीं तरमीम। मैं 18वीं तरमीम को कहता हूं कि उसको रिविजिट करना चाहिए बहैसियत शहरी कराची, बहैसियत नुमाइंदा कराची। मैं ये समझता हूं कि 18वीं तरमीम की रिविजिट होना चाहिए। 18वीं तरमीम से कराची की आवाम को, शहरी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ना उसके स्कूल, सरकारी स्कूल बेहतर हुए, ना उसका तालीमी निज़ाम बेहतर हुआ, ना उनका सेहत का निज़ाम बेहतर हुआ। जो अभी आपने पिछले में 15-20 दिन पहले जो शहर कराची का हाल देखा, ये इस 18वीं तरमीम की वजह से है। ना यहाँ सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर हुआ, कोई चीज़ बेहतर नहीं हुई। तो 18वीं तरमीम को रिविजिट करने की ज़रूरत है। वो 18वीं तरमीम को वो इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो रूरल और अर्बन का जो डिवाइड है उसके ज़रिए हुकूमत करना चाहते हैं। इनका मसला ये है कि ये अदारों से लड़ना चाहते हैं, और दूसरे भाई का मसला ये है कि वो अदारों पर हाथ रखना चाहते हैं ताकि बैलेंस हो के जी वो तो नवाज शरीफ का ये वर्जन है कि वो अदारों से लड़ें, है मेरा वर्जन ये नहीं है। और मौलाना का मसला ये है कि मौलाना को असेंबली के अंदर जगह नहीं मिली, मौलाना को कश्मीर कमेटी नहीं मिली मौलाना को। और बाकी मुझे पता है चकजई साहब का क्या स्टेक है, मुझे पता है आफ्ताब शेरपाव का क्या स्टेक है, मुझे पता है अवैस नौरानी का क्या स्टेक है। वो ये है कि उन्हें ज़िंदा रहना है, उन्हें कई महफिलों में बैठना है, उन्होंने चाय पानी खाना खाना है, क्योंकि वो अगर और क्या सकते हैं। आप आवाम के अंदर आएँ, आप कराची के अंदर आएँ, आप अपने पेशावर में जाएँ, कोयटा में जाएँ, लोगों के अंदर जाएँ, अपने आप को मोबिलाइज़ करें, अपने लिए 2-4 सीटें जीतने की सलाहियत पैदा करें। तो फिर तो मुझे समझ में आता है कि ये कराची की नुमाइंदगी करते हैं, ये आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। ये 11 पार्टियों का कल बताया गया कि ये कभी 9 सितारे बनते हैं, अब 11 सितारे बन गए। तो ये इससे कुछ नहीं होगा। होना ये चाहिए, इसका हल ये है कि जैसे अभी खुद जाफर भाई ने कहा कि जी आवाम को फैसला करने देना चाहिए। जब 2023 का इलेक्शन हो, हम अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनके पास जाएं, ये हमारी नाकामियों की बुनियाद पर उनके पास जाएं। आवाम फैसला करेगी कि हम नाकाम हुए या कामयाब हुए। आवाम ने अगर दोबारा, लेकिन सर अभी 2023 तक का वक्त ऑपोजिशन नहीं देगी आपको। 2023 तो बहुत दूर है, अभी तो 2020 है और ये तो ऐसे ही चलेगा सर, ये ऐसे ही चलेगा। अच्छा, ये ऐसे ही चलेगा। आपने फिल्म देखी है कभी? फिल्म देखी है, एंड में जीतता कौन है? एंड में सबको पता होता है कि एंड में होना क्या कि हीरो ही बारात लेके जाता है। आप ये चलता रहेगा। लेकिन सर आजकल मूवियां भी बहुत फिल्में आजकल तब्दील हो गई हैं। दमादम मस्त कलंदर फिल्में आजकल पे बैठ के मस्त कलंदर भी हो गई हैं। उन फिल्मों में कुछ और भी एंडिंग हो जाता है। दमादम मस्त कलंदर करेंगे। चलें, दमादम मस्त कलंदर पे भी बात कर लेते हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून, तमाम जमातें इकट्ठी हैं और एपीसी तो बड़ी जबरदस्त किस्म की कल पावर शो था, लेकिन इस पावर शो को आगे रिफ्लेक्ट होना है किसी नतीजे की जानिब, तो वो नतीजा क्या और कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और देखिए, नतीजा तो रोड मैप के मुख्तलिफ मराहिल हैं, उनको अबूर करने के बाद नतीजा बिल्कुल आपके सामने आएगा। और नतीजे कभी प्रिडिक्ट नहीं किए जाते। जब आप एक मैदान में उतरते हैं तो जाहिर है हमारी कोशिश यही होगी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अहदाफ जो हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए वो सारे मुकम्मल हों और अचीव हों। और तो हैदर साहब, नतीजे से पहले जो सफ़र है, वो सफ़र क्या इस हुकूमत के खात्मे का है कि 2021 इस हुकूमत के खात्मे का साल हो? तो यकीनन इस मुल्क के तमाम जो अज़ाब और मसाइल हैं उनका एक एसन सलूशन ये है कि डेमोक्रेटिक निज़ाम चलता रहे लेकिन इस हुकूमत का खात्मा हो। लेकिन अगर इस हुकूमत ने हरदर्मी की और मामलात इस नहज पर पहुंच गए तो फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पर हम आम इंतखाबात जो हैं मिड टर्म इलेक्शंस में हमें जाना पड़ेगा। ख्वाह पाकिस्तान उसका उस वक्त मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं, ये तो एट द पॉइंट आप देखेंगे। लेकिन
मैं अभी जिस मौसूफ साहब गालिबन आफ्ताब जहांगीर साहब थे, उन को मैं सुन रहा था और वो बहुत चीख कर पुकार रहे थे कि 18वीं तरमीम को रिविजिट होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि उनको इस बात का इल्म या इदराक भी है कि 18वीं तरमीम रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और 73 के आइन को अपनी असल रूह में बहाल करती है। तो अगर ये 73 के आइन के खिलाफ थे और इनको 18वीं तरमीम से मसला था या इतनी तकलीफ थी, तो पीटीआई अपने 2018 के मंशूर में पीटीआई ने ये क्यों नहीं लिखा कि हम 18वीं तरमीम और 73 के आइन में आइनी तरामीम करेंगे और हम एनएफसी अवार्ड को भी नहीं मानते। उस वक्त तो गला फाड़ के खान साहब कह रहे थे कि सूबों को मजीद हकूक मिलने चाहिए, पाकिस्तान में मजीद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो कल और आज में इनका जो है मौकफ में जो यू टर्न है, सर वो तो कराची को लेकर ये कहते हैं हैदर भाई। नहीं, कराची की बात मैं करता हूँ ना। अब मौसूफ खुद अगर लाइन पर मौजूद हैं तो ये बता दें एक बात और भी कि 2018 में सिंध एंटी करप्शन में इनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट हुई रविस्तान खान की तरफ से, जो इन्होंने लैंड ग्रैबिंग की हुई है तहसर टाउन कराची में। तो खुद तो ये कब्जा माफिया और उसकी अक्कासी करते हैं। इनका अपना जो किरदार है ये खुद अंडर इंक्वायरी है। ये कहाँ से कराची के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये कहाँ से कराची के ऊपर बात कर सकते हैं? इनको तो सीनियर एंकर पर्सन, बहुत शुक्रिया अरबाब आपके वक्त का। ये मामला तो डिस्कस करेंगे, लेकिन असल जो मामला है इस वक्त वो एपीसी है और मुल्क के मुस्तकबिल और जमहूरियत के हवाले से है कि जमहूरियत का तसलसल भी हो और अपोजिशन अपने मामला जो उनका हक है वो भी करे। लेकिन हुकूमत कह रही कि उनके पास भी मैंडेट अवामी है, वो अपनी हुकूमत को चलाएंगे। इस एपीसी को जनवरी और अगले साल में किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये जो पिछला में आपने बात की थी कि अपोजिशन एक पेज पर दिखाई नहीं दे रही, कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन की सूरत-ए-हाल ज़रूर बरकरार है। जब अपोजिशन के तमाम मेंबरान कल खिताब कर चुके थे तो ऐसा लगता था कि तैयारी बड़ी भरपूर है और फौरी तौर पर इसका एलामिया भी जारी होगा, अपना जो एक्शन प्लान है वो बताया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक घंटों की खामोशी हो गई, अंदर गुफ्तो शनी चलती रही। ऐसा महसूस हो रहा था कि मौलाना को मनाने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ा टाइम लिया जा सके। वो जो 4 माह की मुद्दत इस वक्त हुकूमत को दी गई है, चूँकि मौलाना साहब तो फ़ौरन तब्दीली चाहते हैं, अपने स्टांस में वो बिल्कुल क्लियर हैं कि हुकूमत को फौरी घर भेजा जाए। गुज़िश्ता साल उन्होंने आज़ादी मार्च भी किया था, वो नाकाम हुआ। उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना ट्रस्ट उनके ऊपर से खो चुकी थी। तो शायद ऐसा लगता है कि जो 4 माह का वक्त लिया गया है, मौलाना साहब ने बड़ी मुश्किल से इनको ये वक्त दिया है, चूंकि उनका वो। लेकिन सर तैयारी भी तो चाहिए ना अरबाब साहब, तैयारी भी तो चाहिए। अब खड़े खड़े बाहर तो पूरी मोबिलाइजेशन होगी और उसके बाद इतना वक्त तो अपोजिशन को भी चाहिए होगा। तो देखिए, पिछले साल जब एक आज़ादी मार्च हो चुका है उसमें भी हज़ारों की तादाद में लोग निकले थे, जाकर बैठे भी थे, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की उस तरह से शमूलियत नहीं हो सकी थी कि जिस तरह मौलाना साहब से वादे वईद किए गए थे, उनको कॉन्फिडेंस दिलाया गया था। जब मौलाना साहब सिंध आए थे, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल उनका सिंध की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने किया था। जब वो पंजाब की तरफ गए, वहाँ भी उनका नून लीग की जानिब से बड़ा इस्तकबाल हुआ। लेकिन उसके बाद मौलाना का काफिला जब आगे बढ़ा तो ये नून लीग के कारकुनान, पीपल्स पार्टी के कारकुनान छटते गए। तो वो एतमाद की जो फिजा थी वो कहीं ख़त्म हो गई थी वक्तन फवक्तन। मौलाना को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद कम है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो एलामिया जारी होने से पहले की जो खामोशी थी, ऐसा लगता है कि वो जो मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे, चूँकि एक तवील अरसे के बाद तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठी हैं, इससे पहले 1-on-1 मुलाकातों का सिलसिला तो चलता रहा है, तो मौलाना साहब को मनाने की शायद ये कोशिश की गई कि तैयारी के लिए कुछ वक्त लिया जाए, उजलत में ये काम ना किया जाए। चूँकि सड़कों पर निकलने से भी इससे पहले माजी में हमने देखा है हुकूमतें जाती नहीं है। 126 रोज़ का धरना खुद तहरीक इंसाफ 2014 में कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हुकूमत गई नहीं थी, हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद थी। वो धरना किस तरह से ख़त्म हुआ वो भी सबने देखा। गुज़िश्ता साल आज़ादी मार्च मौलाना साहब का नाकाम हुआ, तो अब सड़कों पर निकलने के लिए वो अफरादी कुव्वत तो इन दोनों बड़ी जमातों के पास है, लेकिन उसके नताइज का भी इनको इल्म है कि इस तरह से हुकूमतें जाती नहीं हैं। तो अब इन 4 माह में शायद अपने इस एलामिये को भी रिविज़िट करेंगे कि आगे करना क्या है। चूँकि पार्लियामेंट में जब जब भी इनको मौका मिला है हुकूमत को टफ टाइम देने का, ये वहाँ कभी कामयाब नहीं हो सके। हमेशा वहाँ पर हुकूमत कामयाब हुई। सादिक संजानी वाला मामला, बजट इजलास वाला मामला, फैट ऑफ बिल्स वाला मामला, अपोजिशन की तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया, अपोजिशन लीडर को वहाँ बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन वहाँ पर कामयाब नहीं हो सकी। वहाँ से इन्होंने वॉकआउट किया, हुकूमत को पूरा मौका दिया काम करने का। तो ये वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो कि मौलाना साहब के अपने दिल में भी मौजूद होंगे, और अब इन दोनों जमातों को मिलकर ज़ाहिर मौलाना साहब के इस एतमाद को बहाल करना होगा,
क्योंकि जो मैन पावर है, जो अफरादी क़ुव्वत, वो मौलाना साहब के साथ बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल सब ने इसका नज़ारा देखा भी है। अब देखना ये है कि इस साल जनवरी तक अब किस तरह से ये सड़कों पर निकलने की तैयारी करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर क्योंकि इन हाउस चेंज की भी बात की जा रही है, इस्तीफे अगर देते हैं तो फिर क्या मिड टर्म इलेक्शन ही होते हैं या बाई इलेक्शन होते हैं? क्योंकि अगर बाई इलेक्शन हो गए तो फिर तो तहरीक इंसाफ सर वो तो अगर हाउस जो है वो निकला फिर तो मिड टर्म इलेक्शन की जाने मामला जा सकता है। लेकिन एक चीज़ है जाफर इकबाल साहब, मैं चाहूँगा कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात बहरहाल उनके एक अच्छा पार शो था, उसमें वो साथ नहीं था जो शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था अवाम की जानिब से कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की तो बड़ी स्ट्रेंथ है, बल्कि आपके तो घर के आगे से गुजरा वो सारे का सारा काफिला। इस पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि बिलाशुबा इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में बड़े लीडर के तौर पर मियाँ नवाज शरीफ से हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने माजी में भी जो तहरीकों में ख़ास तौर पर, हम चले बहुत लंबी बात नहीं करते, हालिया तहरीक की बात कर लेते हैं। वकला की जो अदलिया बहाली तहरीक है उसमें जब वो निकले गुजरांवाला तो तब चीज़ें ठीक हो गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब आप समझते हैं कि वो इस सारी मूवमेंट को लीड करेंगे खुद, तो फिर जो मोमेंटम हो सकता है वो शायद कोई और मोमेंटम नहीं बना सकता। तो मियाँ साहब की कोई वापसी है जनवरी तक, वो आ जाएं और वो इस सारे अमल को लीड करें तो फिर वाकई किसी नहज पर किसी फैसला कुन मरहले में पहुंचे चीज़। जी मुदस्सिर भाई, बिल्कुल कल की APC और मियाँ साहब का खिताब और हर सोचने समझने वाला और सियासी सूझबूझ रखने वाला कल भी ये माना और सब ने इसको एडमिट किया, इसको नशर किया, ट्रांसमिट किया कि हाँ मियाँ नवाज शरीफ ही लीड कर रहे हैं। और आसिफ जरदारी साहब ने मुख्तसर स्पीच रखी, बाकी लोगों ने भी मुख्तसर जो है वो गुफ्तगू की, और कल लीडिंग रोल सब ने किसको दिया? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ पिछले 4 दिन से आप हुकूमत को लाने वाले हों या कोई सोच विचार करने वाले अफराद, सब ये समझ रहे हैं कि कल 4 दिन से मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल लीड कर रहे हैं हर सतह से। इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ़ लाएंगे और जिस तरह कल की APC को लीड किया और जिस जुर्रत, सच्चाई और जिस बेबाकी के साथ इंशाअल्लाह ताला इसी तरह लीड करेंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे सर, तो हुकूमत तो पकड़ लेगी फिर जी वापस आएंगे। जी हुकूमत पकड़े, हुकूमत सिर्फ उन्हें नहीं पकड़ेगी, हुकूमत मरियम बीबी को पकड़ेगी, हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को पकड़ेगी। हुकूमत पकड़े, हुकूमत जेलों में डाले, लेकिन हुकूमत अपना काम नहीं कर रही और ना कर सकेगी। अभी आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी किसी अपनी बात का जो मुतालबात किए गए उसके अंदर, एलामिये के अंदर, उनमें से किसी ऐसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाए, ना दे पाएंगे जो हमारे इनसे हैं बतौर ओपोजिशन, और इनको जवाब देना है बतौर हुकूमत, वो कहीं जवाब नहीं ये दे पाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे और लीड करेंगे, जेल के अंदर से लीड करें, घर बैठने का अगर मौका मिला वहाँ से लीड करें, जुलूस की सरबराही करते हुए लीड करें, या जिस तरह जब उन्होंने हफ्ते वाले दिन सिर्फ ट्विटर अकाउंट बना तो पूरे 10 घंटे वही सबके सर पे सवार रहा और उसी की वजाहतें बहुत बड़े बड़े हुकूमती साहब ये मियां नवाज शरीफ साहब की मज़ाहमती तर्ज जो है, मेरा सवाल भी ले लें ज़िमनन सर, आप बात करें जो मियां नवाज शरीफ साहब का जो मज़ाहमती तर्ज सियासत है और शहबाज शरीफ साहब का मफाहमती तर्ज सियासत है, वो पैरेलल फिर चलेंगे सारी APC के बाद? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत संजीदा सवाल किया है। देखिए पार्टी के अंदर, घर के अंदर, आपके इस शो के अंदर आपके साथ बैठने वाले आपके इस शो को या आपके इस प्रोग्राम को, आपके इस बोल TV को चलाने के लिए मुख्तलिफ आरा रखते हैं। जब फैसला हो जाता है तो फिर सारे उसके ऊपर चलते हैं। कल सब ने देखा कि लीडिंग रोल किसका था? मियाँ नवाज शरीफ का। कल सब ने देखा कि मरियम नवाज साहिबा उसी अदब एहतराम के साथ मियाँ शहबाज शरीफ के पीछे चलती हुई तशरीफ़ लाई। कल सब ने देखा कि जब मरियम बीबी वहाँ पे पहुँची मिनिस्टर्स एनक्लेव में, लीडर ऑफ द अपोजिशन के घर, तो वही मियाँ शहबाज शरीफ साहब बाहर अपनी ख़ानदानी रवायात और जो अपनी बेटी से मोहब्बत है वो बाहर दरवाजे पे लेने के लिए आए। तो बहुत सारी बातें जिनके पास अपनी कारकर्दगी नहीं, जिनके पास मियाँ नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की नफ़ी, यहाँ तो कोई ये कहे कि मियाँ नवाज शरीफ ने झूठ बोला, ठीक है, आइए कीजिए डिबेट, कहिए कि मियाँ नवाज शरीफ ने फ़लाँ हवाला दिया, वो गलत दिया, कहिए इसके ऊपर। जब उनके पास कोई ऐसी दलील नहीं, फिर क्या कहेंगे? दोनों भाइयों की आपस में नहीं बनती। भाई और कैसे बनेगी? मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये सारा काम होगा और हो रहा है काम। किस वक्त किसने बोलना है और क्या बोलना है,
ये हमने तय करना है, हमारी पार्टी ने। फिर आपने एक सवाल उठाया कि एक वक़्त लगा जब सारे रुफ़क़ाए-कार गुफ्तगू कर चुके और उसके बाद एलामिया जारी करने का। देखिए ये सारे संजीदा लोग हैं, इन्हें आप जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब के साथ ना मिलाइए कि किसी ने लिख दिया रूहानियत, वो 6 दफ़ा पढ़ने के बाद रूहानियत रूहानियत, एक रूहानियत लफ्ज़ नहीं पढ़ सके। किसी ने लिख दिया, किसी ने पता नहीं क्या लिखा जर्मनी और जापान का, वो पढ़ उसको गए कि जी सरहदें मिलती हैं। तो भाई ये ज़रा फ़र्क महसूस कीजिए, जब अपोजिशन ने इतने सारे लोगों ने मुतफ़िका एक अपना लाहे अमल देना है तो वो सोच विचार से देंगे। आपको सर एक अहम खबर आ रही है इसी हवाले से, मैं सब वो खबर देते चले अपने नाजरीन को कि पार्टी तर्जुमानों का इजलास वज़ीर आज़म ने तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर में होगा। अपोजिशन की APC की करारदाद का जायज़ा लिया जाएगा। अपोजिशन करारदाद के खिलाफ बयानिए पर मुशावरत भी होगी। वज़ीर आज़म तर्जुमानों को हुकूमती बयानिए पर गाइडलाइन भी देंगे। तो हुकूमती तर्जुमानों का इजलास कुछ ही देर में वज़ीर आज़म ने तलब कर लिया है, जिसमें APC की करारदाद का जायज़ा लिया जाएगा। अपोजिशन करारदाद के खिलाफ बयानिए पर मुशावरत भी होगी। तो ये अब कुछ ही देर के बाद हुकूमत की जानिब से बयानिया वो आएगा। अच्छा चौधरी साहब आप बात मुकम्मल कीजिए, मैं आफ्ताब जहांगीर साहब से फिर सवाल करता हूँ। जी अभी आफ्ताब जहांगीर साहब ने कहा कि यही बात वो 2013 के इंतखाबात में कहते थे कि जी ये इंतखाबात दुरुस्त नहीं, पहले कहीं और फैसले हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो मियाँ नवाज शरीफ की इस मौक़िफ़ की तरदीद नहीं कर रहे, तायीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई है जो इस सारे के अंदर जो हलचल पैदा करता है और जो अपने हिसाब से उसकी तरतीब बनाता है इस बात का। उन्होंने कहा जी एक भागा हुआ, भाई एक भागा हुआ शख्स आपके साथ तो फिर आप इस बात को तस्लीम कर लें कि मियां साहब की विक्ट्री स्पीच जो है वो इतनी जल्दी होने के जो पीपल्स पार्टी बहुत एतराज़ करती रही, मुस्लिम नून एतराज़ करती रही, वो एतराज़ उनका ठीक था कि वो भी सिलेक्शन हुई थी। फिर मैं आपकी बात को समझ नहीं देखें, अगर आप जी मैं समझाता हूँ आपको बात, मैं समझाता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच जो थी वो अपनी सीटों का जो हलकों से हम अपने इंतखाबात लड़ने वाले जो रिजल्ट अपने मरकजी दफ्तर में भेजते हैं उसको सामने रखकर वो विक्ट्री स्पीच थी और बिल्कुल दुरुस्त थी, उसमें कोई ऐसा नहीं। मतलब 2013 के इलेक्शन आपके मुकाबले आपका कहना है कि 90% वो ठीक था 2013 का इलेक्शन, वो 4 सीटों का मामला सिर्फ। देखें अब आप देखें मेरी बात सुने। अब आप इस बात को, मेरे अंदर ये करज और जुर्रत है कि मैं जरा खुल के बात कर दूं, शायद लोगों में सुनने की बात ना हो, ठीक है, और आप शायद उसे चला ना सकें। सर हम तो लाइव मियां नवाज शरीफ ने जितनी मियां नवाज शरीफ ने जी लाइव चलता रहा। जब मियां नवाज शरीफ ने जनरल आसिम बाजवा का नाम लिया तो फिर वो म्यूट वालों ने म्यूट कर दिया था। लाइव जितना चला वो अच्छा चला। मियां नवाज शरीफ साहब ने वो जो हिसाब किताब करने वाले हैं उनकी तवक्को से ज्यादा सीटें ली 2013 में, और जिस तरह से वो मैनिपुलेट वो कर रहे थे उसे मैनेज, वो उसे नीचे लाना चाह रहे थे, और ये पहले होता रहा, हुआ, अब भी होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि हमें कौन कौन फोन करता है, तवक्कुआत से बढ़कर चीजें ऐसी हैं, तवक्कुआत से बढ़कर सीट थी तो फाइनल था ना कि मियां साहब ही आएंगे, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं। वो मैंने देखे वो और तरह से वो देखें, हमें एतराज ये है कि हमारी उस वक्त भी बहुत सारी सीटों के ऊपर जो है वो असरअंदाज हुए। हम तो आज भी ये कह रहे हैं, उनको ये एतराज है कि उनको सीटें और मिलनी चाहिए थी, कम मिली। तो ये एतराज, इसका मतलब है कि शिकायत हर जगह है। अब उस शिकायत को कहाँ सुना जाएगा? बेहतर फोरम तो है कौमी असम्बली के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी के सारे कायदीन मिल बैठे हैं, जिस बात के ऊपर इनको शिकवा है, शिकायत है, और सबको है और जेन्युइन है, उसको बैठ के उसके लिए लाया और हल बनाए। ठीक हो गया इससे कि ये किसी का मुझे एक चीज और ये कहा गया कि जी मियां नवाज शरीफ साहब इदारों से लड़ना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, उन्होंने इदारे बनाए हैं मुल्क के, और वजीर आजम के मुतहत होते हैं इदारे। कोई किसी इदारे से लड़ना नहीं चाहता, वो इदारे हमारे हैं, हुकूमत की फैसिलिटेशन के लिए वो इदारे होते हैं, वो इसलिए नहीं होते कि हुकूमत से बाहर कोई हुकूमत बनाए। अगर सच बोलने को ये कहा जाए कि आप इदारों से लड़ना चाहते हैं तो ये बात गलत है। जो पार्लिमान की हैसियत है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत है, उसको तस्लीम करना होगा, और जो नहीं करेगा, मैं तब पार्लिमानी बिल्कुल ये तो एक बिल्कुल सही बात है। यही बात अगर आज से सुन लीजिए ना, मेरा एक जुमला जब DGISPR ने नोटिफिकेशन रिजेक्टेड का कहा
तो मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी डिफेंस था। मैंने तब सेक्रेटरी डिफेंस को कॉल करके और इस चीज़ के ऊपर अपना मैसेज कन्वे किया कि ये दुरुस्त तरीका नहीं है कि एक मातहत इदारे का ऑफिसर वज़ीर आज़म के एक नोटिफिकेशन को जो है वो रिजेक्टेड के, ना वो उस नोटिफिकेशन का हिस्सा ना कमेटी का हिस्सा हो भी तो वो ये नहीं कर सकते। तो क्या ये गलत बात थी? क्या मियां नवाज शरीफ ने ये गलत कहा? और क्या एक मुलाजिम को ये कहना और करना चाहिए इस तरह से? तो इदारों को लड़ाने वाले वो हैं जो अपने दायरा कार और अपने असूलों से बिल्कुल ठीक हट के बात करते हैं, ये अपने हलफ की पासदारी नहीं करते, अपने पहने हुए यूनिफॉर्म और सीने पे सजाए हुए झंडे का एहतराम नहीं करते। सर बिल्कुल सही हो गया। अब बिल्कुल इख्तियारात जो जिनका इख्तियार है उसी इख्तियार के मुताबिक उन्हीं को चलना है, लेकिन यही इख्तियारात अगर 1990 में बेनज़ीर हुकूमत के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म उस वक्त जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी उनके ख़िलाफ़ मियां नवाज शरीफ न करते, फिर मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बेनज़ीर भुट्टो न करती, फिर मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ना होती, तो आज इस नहज तक चीज़ें ना आती। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए कि आज चीज़ें जो होगी, माजी में यही कुछ मियां नवाज शरीफ साहब करते रहे, इस वक्त से सीखा है नहीं सीखा ये तो अगले, क्योंकि अब इजलास भी जो है वो शुरू हो गया है कि हुकूमती पार्टी के जो तर्जुमानों का इजलास है उसके हवाले से आपको बताएं कि हुकूमत अपोजिशन की करारदाद पर भरपूर जवाब देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा को टास्क भी सौंप दिया है। कल के अपोजिशन के इजलास के बाद अब शिबली फराज, फवाद चौधरी, सदुमर APC बयानिए पर हुकूमती मुकदमा लड़ेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस वक्त इजलास जारी है, जिसमें ज़रा ये बता रहे हैं कि भरपूर जवाब देने की अब तैयारी कर ली गई है। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, उस बयानिए के हवाले से जो भी अब बन रहा है वो तो है, लेकिन आप खुद इस वक्त हुकूमती तर्जुमानी सही नहीं आ रही मुझे, हुकूमती तर्जुमानी करें। आफ्ताब साहब सुन सकते हैं आप? आफ्ताब जहांगीर साहब की आवाज नहीं सही आ रही मुझे, आपका सवाल समझ नहीं आया। आफ्ताब जहांगीर साहब आप सुन सकते हैं? आपकी आवाज समझ नहीं आ रही जी। आफ्ताब साहब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अब आवाज आपको क्लियर आई है आफ्ताब साहब? जी जी बोलें जी। क्या सवाल है जी आफ्ताब साहब, सवाल अब ये है कि ये अब जो जितना भी APC का एलामिया है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम गैर आइनी कह सकते हैं। गैर आइनी कोई चीज़ नहीं है। जितने भी मुतालबात हैं, जो चीज़ें हैं, वो अब उसको एड्रेस करने के हवाले से हुकूमत जो आपने वादा उस वक्त किया इलेक्शन 2013 में 4 सीटों के हवाले से आपने किया, वो फैसला ना हुआ, आप धरने में आ गए, धरने के बाद फिर वो कमेटी बन गई रिफॉर्म्स के हवाले से, उसके भी बहरहाल खातर खा उस तरह चीज़ें ना निकल पाई। फिर आपके दौर में भी ये हुआ, आपकी हुकूमत ने भी वादा किया कि इस पर बाकायदा तौर पर होगा मामला, लेकिन ना कोई आगे मामला बन पाया है। तो बहरहाल मामला अब आपकी हुकूमत है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी हल कर ली जाएं जो अगले आने वाले वक्त में चाहे दोबारा आपकी हुकूमत हो या किसी और जमात की हुकूमत हो तो इन मामलात को हल हो जाए। पहले आप एहतजाज करते रहे, अब आपके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। देखिए जो जहाँ तक मुझे समझ आया है कि जी इनके ऑपोजिशन ने जो भी किया है, जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनका हक है। ये एहतजाज भी करें, ये जुलूस भी निकालें, ये धरने भी दें, ये बिल्कुल इनका हक है, अपोजिशन का हक है, इसको करना चाहिए। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जो मुतालबात ये करना चाहते हैं वो भी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जी अगर आपने कोई ऐसा काम जिससे आपको आज तकलीफ़ हो रही है, जैसे हमें पहले हुई थी, उस वक्त भी जो 4 हलकों के ऊपर बात हुई और उस वक्त जो फ़ैसला आया वो भी आप सबके सामने है कि उसमें जो फ़ैसले में कहा गया कि बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खामियाँ थी उस इलेक्शन के अंदर। अगर वो उसको उन्होंने थोड़ा सा कवर अप किया, बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि जी हमें चाहिए कि हम बैठकर इसके ऐसे कोई रिफॉर्म्स किए जाएँ ताकि आइंदा जब भी कोई इलेक्शन हो तो कोई ये ना कहे कि ये इलेक्शन फेयर और नीट एंड क्लीन नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर इनका जो भी हक है, इनका जो मुतालबात है, महंगाई है। अच्छा आफ्ताब साहब, मजीद बात करते हैं सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं, उनके खिताब सुनते हैं। या किसी साथी से गिला किया होगा, लेकिन एज अ होल, एज ए इंस्टीट्यूशनलाइज या एज ए गवर्नमेंट विक्टिमाइजेशन की तरफ या उसको कम करने की कम से कम हमने कोशिश नहीं की और हम इसमें बिलीव नहीं रखते। और कम से कम मेरी ज़ात मैं बिलीव नहीं करता कि इनसे इंसान कुछ हासिल करेगा, बल्कि आप उन दूरियों को और बढ़ाते हैं।
तो हम इसको और बेहतर करें। ये जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये जो हमारी, जिसके लिए हमने एक, जिस तरह ज़हूर साहब ने बड़ा सही बताया कि गवर्नमेंट ने इसके हवाले से एक एक्ट भी अभी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का जो लाया है, तो ये एक्सेस ही बहुत बड़ा मसला है। मालूमात, जिस मालूमात की ज़रूरत मीडिया को भी है, जिस मालूमात की ज़रूरत एक आम शहरी को भी है, और ये जितना आम होगा, आप यकीन करें कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि हम अननेसेसरी चीज़ों को छुपाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप दे भी दें या ना भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अननेसेसरी निजी कोई देख ले, किसी को पता ना चले, वो वैसे ही ज़ाहिर हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों को और एक्सेस आप जैसे देंगे तो हो सकता है मीडिया उस पर अच्छी रिपोर्टिंग कर सके। आज एक शख्स मीडिया को आके एक स्टोरी बताता है, तो वो स्टोरी सिर्फ उस शख्स के हवाले से है कि उसने जितना मटीरियल आपको दिया तो आपने उस पर एक रिपोर्टिंग कर दी। लेकिन अगर आपके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन या एक्सेस टू डेटा या ऐसी चीज़ों का होगा, तो हो सकता है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ उस इंफॉर्मेशन को मिला। जाम कमाल इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। आफ्ताब साहब, जो आरटीएस सिस्टम बैठा है, उस सिस्टम के हवाले से आप लोगों का वादा था कि इसको बेहतर किया जाएगा, वो भी एक छोटा सा मामला था जो पिछली हुकूमत में नहीं हो पाया, और आपकी हुकूमत भी इलेक्शन के हवाले से वो चीज़ें नहीं कर पाई। तो सबसे बढ़ के जो अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत ने इस वक्त जो हालात कर दिए ना एक आम आदमी के लिए, वो बड़े मुश्किल हैं। तो एक चिंगारी जो है वो अगर अवामी दबाव की लग गई तो फिर तो आपकी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे नहीं पता चल रहा कि आप क्या सवाल कर रहे हैं। अब मैं हमारे पीसीआर प्रोड्यूसर साहब को कहते हैं आवाज़ को बेहतर करते हैं, मैं उतने देर बाद अरबाब जहांगीर साहब से बात कर लेते हैं। अरबाब साहब आप अपने जी आपको आवाज़ करते हैं। अरबाब सुन ले, वो मैं जो बता। जी आफ्ताब साहब आप बात कीजिए सर, बात कर लें। अच्छा देखें, जो मतलब जब महंगाई है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आवाम के और के साथ हमारे हैं। उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि जी हम जो है जब आप उसकी रिफॉर्म्स लाएंगे, उसके लिए बेहतरी की तरफ लाएंगे, नहीं ला सकेंगे तो आवाम हमें रिजेक्ट कर देगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसी तरह हुकूमतें बनती हैं, वो अपने उसके ऊपर बनती हैं, करारकर्दगी के ऊपर बनती हैं। जहाँ तक रह गया सवाल पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट को मजबूत करना दोनों का जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट अपोजिशन की और ट्रेजरी बैंक्स दोनों की है। अगर कोई ऐसी चीज़ पार्लियामेंट में ये लोग लाते हैं, पार्लियामेंट में लाते क्या है, मुझे आप बताएं, आपने भी इतने 2-2.5 साल में देखा है पार्लियामेंट में लाते क्या है, सवाए अपने मुकदमात के और क्या चीज़ लेकर आते हैं। आवाम का कौन सा मुकदमा इन्होंने लड़ा है वो मैं, इसलिए मैं ये बात करूँगा, फिर ये कहेंगे कि आफ्ताब भाई कुछ और बात करते हैं। मैं ये जो बात करूँ, मैं भी इस पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, मुझे भी पता है कि वहाँ पे क्या बातें होती है, क्या नहीं होता है, और बाहर निकल कर हमसे क्या कहा जाता है वो भी हमें पता है कि जी यार तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, हमने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, चलना इसी तरह है। ये मतलब ये सारे चीज़ें हमारे इल्म में लेकिन आवाम जो है वो तो, आवाम को इससे कोई मतलब नहीं, आवाम को रिलीफ चाहिए, आवाम को अपनी सर वो रिलीफ तो फिर आपने देना है ना, हुकूमत ने देना है, आवाम के मसाइल को हल होना है। सही, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर हम फेल हो जाएंगे, उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो फिर ये, अगर 5 दिन का टेस्ट मैच है तो अगर आप ठीक हो गया, 5 दिन के टेस्ट मैच में आप 2.5 दिन के बाद तो ना करें, 5 दिन पूरा चौधरी जाफर इकबाल साहब 5 दिन पूरा खेलने देना। क्या हो रहा है, ये पूरे 20 ओवर आपको पूरे खेलने हैं, वनडे पूरा खेलना है, पूरा खेलने दें, जाके रिजल्ट सामने आता है। सर मैं शॉर्ट नहीं सामने आएगा, आप बीच में से भागना चाह रहे हो, आप इसलिए भागना चाह रहे हो कि आपको पता है कि 2023 में जब जाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा पीटीआई जीत। सर मैं क्विकली, आप पूरा करने देंगे या नहीं करने देंगे सर? सिर्फ मैं मुख्तसर जान रहा हूं, मुझे क्लोजिंग करना है। चलो साहब, अभी उन्होंने बात की है कि जी हमने ये ज़रा वो सारा एलामिया पढ़ें तो सही। बात ये हुई है कि ये इमरान खान साहब नालायक हैं, इनकी टीम नालायक है, इन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, मुल्क का इंतजामी ढांचा तबाह कर दिया 2 साल के अंदर। ठीक हो गया, ये और किस चीज की गुंजाइश मांगते हैं? एक जुमला मियां नवाज शरीफ साहब, ये जो जनवरी में दमादम मस्त कलंदर होता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले तो मियां साहब की वापसी और उनकी सेहत पे बड़े सवालात पैदा हो गए, चूंकि एक तवील खिताब उन्होंने किया और हुकूमती जो जवाब आने वाला है उसमें भी उनकी सेहत पर सवालात उठाए जाएंगे। जाफर साहब खुद कह रहे हैं कि वो 4 रोज से इस पूरी सूरत हाल को लीड कर रहे थे, कल
कैप्टन सफदर ने भी ये कहा है कि मियाँ साहब वापस आएंगे, खमेनी की बनकर वो वापस आएंगे और उन्होंने तमाम इबहम दूर कर दिए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि तो फिर इसका मतलब है मियाँ साहब आएंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपका, अरबाब जहांगीर साहब आपका और चौधरी जाफर इकबाल साहब आपका। मुदस्सर इकबाल को इजाजत दीजिए। APC क्या आगे रंग लाएगी ये अगले आने वाले दिनों में नजर आएगा। अल्लाह हाफिज़।